Hello everyone. In post-colonial literature, the first topic that we are going to do is African American writers. Now, who are African American writers? African American writers are the people who were black and who were mistreated in America. They were Africans who were taken as slaves to America. They were brutally mistreated by the American people. They were treated as slaves. जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल हैं उन्हें स्लेव्स की तरह रखा जाता था, उन्हें जानवरों की तरह बांध कर रखा जाता था और उन्हें पीट पीट कर काम कराया जाता था। तो जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स हैं उन्होंने ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस की हैं अपनी लाइफ में और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वर्क्स में कुछ ना कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स का टच जो है वो अपने वर्क्स में रखा है। So that was about African American writers. Now let's talk about our first African American writer, who is Toni Morrison. Toni Morrison was born in 1931 and she recently died in 2019. She has got Nobel Prize in 1993 and she has also got Pulitzer Prize for her novel which is Beloved. Now let's move to her first work, which is The Bluest Eye. The Bluest Eye was published in 1970. Now let's move to the characters. Our first character is Claudia McTeer. Second one is Frida McTeer. Then Pecola Breedlove. Another one is Jolie Breedlove. Then Pauline Breedlove. Last character is Sammy Breedlove. So let's talk about the summary. We have two families in the novel. First family is McTeer family and the other one is Breedlove family. जो मैक्टियर फैमिली है वो पुअर फैमिली है पर फिर भी उनकी फैमिली में लव और स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से वो काफी खुश रहते हैं। और जो ब्रीडलव फैमिली है उनकी लाइफ डिफिकल्टीज से भरी हुई है। पेकोला के फादर हैं चोली ब्रीडलव जो कि एक ड्रंकर्ड पर्सन है। ये हमेशा शराब पीते हैं और अपनी वाइफ से लड़ते झगड़ते हैं। पेकोला की मदर है पॉलिन ब्रीडलव जो कि एज अ मेड काम करती है दूसरों के घरों में, जो वाइट पीपल है उनके घरों में ये काम करती है। और जो चोली और पोलाइन है वो काफी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और इनकी जो लड़ाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इनकी लड़ाई फिजिकल वायलेंस तक चली जाती है। देन वी हैव पेकोलाज ब्रदर सैमी ब्रीडलव जो हमेशा घर से भाग जाता है और कुछ दिनों के बाद वापस आ जाता है। हमारी स्टोरी की जो प्रोटैगोनिस्ट है वो है पेकोला ब्रीडलव। पेकोला ब्रीडलव जो है वो क्लोडिया के घर पर चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि पेकोला के जो फादर है चोली ब्रीडलव वो अपने ही घर को जला देते हैं, जिसकी वजह से जो पेकोला है वो क्लोडिया के घर पर रहने लग जाती है। क्लोडिया पेकोला की फ्रेंड है, तो जब तक वो क्लोडिया के घर पर रहती है तब तक उसकी लाइफ काफी अच्छी रहती है। पर उसके बाद में जो पेकोला है वो मूव करती है अपने घर पे और वहां से जो उसकी डिफिकल्टीज हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। पेकोला जो है उसे एक शर्ले टेम्पल है उनके टाउन में, उसे वो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ इट्स वाइटनेस, क्योंकि पेकोला को वाइट चीजें बहुत पसंद है। और इन कंट्रास्ट जो क्लोडिया है उसे वाइट चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी मदर क्लोडिया के लिए एक वाइट डॉल लेकर आती है और जो क्लोडिया है वो उसे तोड़ फोड़ कर फेंक देती है। तो जो पेकोला है वो हमेशा चर्च में जाती है और भगवान से प्रे करती है कि उसे ब्लू आईज दे दे। उसे ये लगता है कि अगर उसके पास ब्लू आईज होंगी तो उसको जो लोग टोंट करते हैं उसकी डार्क स्किन के लिए वो नहीं करेंगे, उसे उसकी लाइफ में लव और रिस्पेक्ट मिलने लगेगा। जबकि ऐसा नहीं होता, वो काफी परेशान रहती है, रोती है। और एक दिन क्या होता है कि पेकोला के जो फादर हैं चोली ब्रीडलव वो ड्रंक करके आते हैं और इन दैट कंडीशन ही रेप्स हर। अब जब पेकोला की मदर घर वापस आती है और पेकोला को बेहोश फर्श पे पड़े हुए देखती है और उससे जब कारण पूछती है और पेकोला उसे बताती है तो उसकी माँ उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, उल्टा उसे ही मारती पीटती है। Then Claudia and Frida finds out that Pecola has been impregnated by her father. तो जो क्लोडिया और फ्रीडा हैं वो अपने बचाए हुए पैसों से मैरीगोल्ड सीड्स खरीद कर लाती हैं और दे बिलीव दैट if the flower lives,
So will Pecola's baby. At last जो पेकोला है वो पागल हो जाती है और उसे ये लगता है कि उसकी जितनी भी डिजायर्स थी वो सारी फुलफिल हो गई हैं, उसे ब्लू आईज मिल गई हैं. सो दैट वाज द स्टोरी अबाउट द ब्लूएस्ट आई. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्क विच इज सूला. The novel follows two childhood friends, Sula and Nell, from childhood to adulthood. The novel was published in 1937. Now, let's move to the characters. Our first character is Sula Pease. Other one is Nell Red Green. The next character is Eva Pease, who is grandmother of Sula Pease. Then we have Hannah Pease, who is mother of Sula Pease. Then Boy, who is husband of Eva Pease. Next one is Helen Ritt, who is mother of Nell. Then Willie Ritt, who is father of Nell. Then we have Jude Green, who is husband of Nell. There is another character in the novel whose name is Shadrach. Another one is Chicken Little. Now these were our characters. Now let's talk about the summary. जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक टाउन में जिसका नाम है बॉटम. फर्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि ये जो बॉटम है इसका ओरिजिन कैसे हुआ. क्या होता है कि एक वाइट फार्मर है जो कि एक स्लेव से अपने फार्म में काम करवाता है और वो उस स्लेव को बोलता है कि अगर तुम मेरा काम कंप्लीट करोगे तो मैं तुम्हें फ्रीडम भी दूंगा और एक पीस ऑफ लैंड भी दूंगा. तो उससे वो स्लेव जो है वो काम करना शुरू कर देता है एंड आफ्टर कंप्लीशन जो वाइट फार्मर है वो उसे फ्रीडम तो दे देता है लेकिन जो पीस ऑफ लैंड है वो उसे वैली में नहीं देता बल्कि उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पीस ऑफ लैंड देने के लिए बोला था ऑन द हिल. तो इस पर जो स्लेव है वो ये बोलता है कि नहीं आपने वैली में मुझे लैंड देने के लिए बोला था. तो जो वाइट फार्मर है वो उसे समझाता है कि जो हिल एरिया है वो हेवन के करीब है तो इसलिए तुम जो है वो हिल पर रहो और इस तरीके से ओरिजिन होता है बॉटम टाउन का. तो अगले सेक्शन में हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर जिसका नाम है शेड्रैक. शेड्रैक जो है वो एक वर्ल्ड वार फर्स्ट में एक सोल्जर है और जब वापस आता है बॉटम टाउन में तो ये वहां की डिस्ट्रक्शन को देखकर फाइट को देखकर लोगों के मारे जाने पे ये काफी डिप्रेस्ड फील करता है और कुछ दिनों के बाद ये लोगों से बोलता है जो टाउन पीपल है उन्हें बोलता है कि हम 3 जनवरी को नेशनल सुसाइड डे मनाएंगे. कुछ दिनों तक तो लोगों को लगता है कि एक बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है पर उसके बाद में जो लोग हैं वो भी इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं क्योंकि जो शेड्रैक है वो ये बोलता है कि हर रोज मरने से अच्छा है कि हम एक डे बना ले मरने के लिए जिसमें कि किसी को बुरा भी फील नहीं होगा. तो उसके बाद से ये लोग कैलेंडर में एक डे मनाने लग जाते हैं जिसका नाम है नेशनल सुसाइड डे ऑन 3 जनवरी. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसमें जो राइटर है उसने सूला और नेल की फैमिलीज के बारे में बताया है. उनकी फैमिली में जो कंट्रास्ट है, नेल की जो फैमिली है वो काफी रिस्पेक्टेबल फैमिली है जबकि जो पीस फैमिली है उसे जो टाउन पीपल है वो इविल फैमिली बुलाते हैं और उन्हें काफी लूज टाइप के समझते हैं. तो इस तरीके से जो सूला और नेल है इनकी फैमिली में काफी कंट्रास्ट है पर फिर भी इन सब कंट्रास्ट इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी जो सूला है और जो नेल है वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों एक साथ ही रहती हैं. और एक इंसिडेंट है इनकी लाइफ से रिलेटेड. ये दोनों एडोलेसेंट एज में ओहियो रिवर पर जाती हैं खेलने के लिए और उनके साथ में वहां पर एक बच्चा है जिसका नाम है चिकन लिटिल. तो ये जो चिकन लिटिल है ये छोटा बच्चा है. सूला इसको झुला रही होती है अपने हाथ में और अचानक से ये जो बच्चा है चिकन लिटिल ये कूद जाता है और उस नदी में गिर जाता है. ओहियो रिवर में ये गिर जाता है. वहां से जो सूला और नेल है काफी परेशान हो जाती है. सूला रोने लग जाती है क्योंकि वो सूला की ही गोद से गिरा था. उसके बाद में ये दोनों लड़कियां देखती हैं कि कभी इन्हें किसी ने देखा तो नहीं. फिर वहीं ओहियो रिवर पर शेड्रैक का घर है जो सोल्जर था वर्ल्ड वार फर्स्ट में जिसकी हमने अभी बात की है.
तो वहां पर इसका घर है। सूला रोते रोते उसके घर में जाती है कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं, और वहां पर जब ये वापस आती है वहां से, तो वहां पर अपनी बेल्ट भूल कर आती है शेड्रैक के घर पे। और जो शेड्रैक है उसे सूला काफी पसंद है, और वो उसकी बेल्ट को अपनी वॉल पर टांग कर रखता है एज अ मेमोरी, क्योंकि उसके घर पर कभी भी कोई गया नहीं है। तो उसे लगता है कि जो सूला है वो पहली पर्सन है जो उसके घर पर आई है। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें कि एक दिन जो हैना है, जो कि सूला की मदर है, वो घर के बाहर आग जला रही होती है और उसके जो कपड़े हैं वो आग पकड़ लेते हैं। तो वहां से वो जल जाती है, और उसकी जो मदर है, हैना की जो मदर है ईवा पीस, वो अपने बेडरूम में से देखती है और खिड़की से उसे बचाने की कोशिश करती है, और उसी कोशिश में वो वहां से गिर जाती है। तो इन सब में जो ईवा पीस है वो तो बच जाती है, लेकिन जो हैना पीस है वो मर जाती है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन में क्या होता है कि जो नेल है वो शादी कर लेती है जूड ग्रीन के साथ में, और अपना जीवन अच्छे से बिताती है, जबकि जो सूला है वो बॉटम को छोड़कर चली जाती है। जब 10 साल के बाद में वो बॉटम में आती है, तो फिर से जो टाउन पीपल हैं वो उसके बारे में बात करने लगते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन मानते हैं इविल का, और उसे काफी बुरा भला भी बोलते हैं। पर जो नेल है वो काफी खुश होती है सूला को इतने टाइम के बाद देखकर, और जो जूड है उसका हस्बैंड नेल का, वो सूला की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है, जिससे कि नेल और जूड का जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाता है, वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो नेल काफी परेशान होती है, वो सूला को बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर जो सूला है वो बोलती है कि मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और मैं जो चाहे वही करती हूँ। तो इस पर नेल काफी परेशान होती है और वहां से चली जाती है। देन इन 1965 नेल जो है वो सूला की ग्रैंड मदर, जो कि ईवा पीस है, एक ओल्ड एज होम में रह रही होती है, उससे मिलने जाती है। वहां पर ईवा नेल से पूछती है कि तुमने चिकन लिटिल को क्यों मारा, और वहां नेल जो है वो बताती है कि चिकन लिटिल को मैंने नहीं मारा बल्कि सूला ने मारा था। तो वहां से ओल्ड एज होम से बाहर आने के बाद जो नेल है वो सूला के ग्रेव स्टोन पर जाती है और काफी रोती है। तो कुछ देर के बाद में उसे महसूस होता है कि वो इतनी परेशान क्यों थी। उसे लग रहा था कि वो जूड को मिस कर रही है, जबकि वो मिस कर रही है सूला को, वो अपनी फ्रेंडशिप को मिस कर रही है। सो दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी सूला। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्क, व्हिच इज Songs of Solomon. Songs of Solomon was published in 1977. Now let's move to the characters. Our first character is Macon Dad. Second one is Milkman, who is also known as Macon Dad 3. अब इसका नाम मिल्कमैन क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी केयर जो है वो काफी हुई थी, तो इस वजह से इसका नाम मिल्कमैन रखा था। नेक्स्ट कैरेक्टर इज रूथ फोस्टर डैड, हु इज मदर ऑफ मिल्कमैन। देन वी हैव पिलेटे, हु इज आंट ऑफ मिल्कमैन। देन वी हैव गिटार बेन्स, हु इज फ्रेंड ऑफ मिल्कमैन। नाउ लेट्स मूव टू द समरी। तो समरी स्टार्ट होती है ये कि एक इंश्योरेंस एजेंट है जो कि छत पे से कूद जाता है। तो जब वो छत पे से कूद जाता है तो काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसे देखने के लिए, जिसमें रूथ फोस्टर डैड भी शामिल है, और वो प्रेग्नेंट है। और इसको देखकर वो डिप्रेशन में चली जाती है, उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां से वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, और जहां पे जन्म होता है मिल्कमैन का। ये फर्स्ट ब्लैक लेडी है जिसने हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म दिया है। उसके बाद में जो मिल्कमैन है वो काफी केयर होती है उसकी, जो उसकी आंट है और उसकी जो मदर है उनसे काफी लव और केयर मिलता है मिल्कमैन को। जब मिल्कमैन 4 साल का होता है तो उसे काफी बोरिंग फील होने लगता है। उसे ये लगता है कि अगर ह्यूमंस नहीं उड़ सकते तो ये लाइफ बहुत बोरिंग है। उसे ये लगता है कि मैं भी नहीं उड़ सकता, ये काफी बोरिंग चीज है। तो जो मिल्कमैन है वो एक ऐसा पर्सन है जो कि लैक ऑफ कंपैशन, लैक ऑफ काइंडनेस है, जिसमें कोई काइंडनेस नहीं है। उसे उसके फादर की तरह माना जाता है जो कि मेकन डेड है। इसका फादर जो है वो भी लैक ऑफ कंपैशन है, ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगा रहता है, इसमें कोई इमोशंस कोई फीलिंग्स नहीं है।
तो मिल्कमैन के जो फादर हैं वो मिल्कमैन को बताते हैं कि उनकी जो आंट है पिलेटे, उनके पास काफी सारा गोल्ड है जो कि उन्होंने रैप करके और सीलिंग फैन के साथ बांध कर रखा हुआ है। तो मिल्कमैन जो है वो प्लान बनाता है अपने फ्रेंड गिटार बेंस के साथ में और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें भी जो भी कुछ मिलेगा उसमें से तुम्हें भी शेयर दूंगा। तो ये दोनों अब प्लान बनाते हैं वहां से उस पोटली को चुराने का। तो जब ये उसे चुराते हैं और चुराने के बाद में इन्हें पता चलता है कि उस पोटली में और कुछ नहीं सिर्फ पत्थर है और कुछ स्केलेटन है। तो उसके बाद में गिटार बेंस जो है वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। उसके बाद मिल्कमैन को पता चलता है कि उनका एंसेस्ट्रल हाउस है वर्जीनिया में और वहां उसके पास ओहियो रिवर है, उसके पास में एक केव है। उसे लगता है कि वहां पर गोल्ड जरूर मिलेगा। तो वो वहां पर जाता है गिटार बेंस के साथ में, पर वहां पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। पर वहां पर उसे पता चलता है अपने एंसेस्टर्स के बारे में और उसे पता चलता है अपने दादाजी जिनका नाम है सोलोमन। सोलोमन जो है वो बाइबल में भी एक किंग है जो कि किंग ऑफ जस्टिस है। पर यहाँ पर जो बाइबल के किंग है उनका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ये सोलोमन सिर्फ एक कैरेक्टर है जो कि मिल्कमैन के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। तो उसे पता चलता है कि उसके जो दादाजी है सोलोमन वो उड़ सकते थे। तो अब यहाँ से उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है। वो जानना चाहता है कि उसके दादाजी कैसे थे, किस तरीके से वो उड़ते थे, कहाँ पर वो गए, वो किस तरीके से रहे। उसके बाद में क्या होता है कि उसे पता चलता है कि उसके दादाजी जो हैं वो स्लेवरी से बचने के लिए अफ्रीका चले गए थे, वो भी उड़कर। तो यहाँ से शुरुआत होती है जो मिल्कमैन है उसमें काइंडनेस और कंपैशनेट आ जाता है उसमें अपने दादाजी के बारे में जानने के बाद। तो वहां से क्या होता है कि गिटार बेंस भी उसको फॉलो कर रहा होता है, उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर किसी तरीके से वो बचकर अपने टाउन पहुंच जाता है। और जब टाउन पहुंचता है तो वहां पर जो गिटार बेंस है वो उसे शूट करता है मिल्कमैन को। पर वो जो शूट करता है तो गोली जो है वो पिलेटे को, मिल्कमैन की आंट को लग जाती है और वहां पर वो मर जाती है। सो दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी with transformation of milkman into a compassionate and kind man. Now let's move to our next work which is Beloved. Beloved was published in 1987. Let's move to the characters. The first character we have is Sethe. Sethe जो है वो एक former slave है और एक cook है। Then डेनवर जो कि सेथे की बेटी है 10 साल की। अनदर कैरेक्टर इज बेबी सग जो कि मदर इन लॉ है सेथे की। पोल डी जो कि फ्रेंड है सेथे का। अनदर कैरेक्टर इज बिलवर्ड हु इज अ घोस्ट। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है सिंटिनेटे में। सिंटिनेटे में एक रोड है जिसका नाम है ब्लू स्टोन रोड और उसी रोड पर इनका ये घर है जिसमें ये रहते हैं। जो सेथे है वो रहती है अपनी बेटी के साथ में, डेनवर के साथ में, और उसी घर में एक घोस्ट भी रहता है। सेथे को घोस्ट का पता तब चलता है जब जो फर्नीचर है उनके घर का वो मिस्टीरियसली डिसअपियर हो जाता है। नोवेल जब स्टार्ट होती है तो सेथे की जो ग्रैंड मदर है बेबी सक्स वो मर चुकी होती है और सेथे के 2 बेटे हैं जो कि छोड़कर चले गए होते हैं सेथे को। देन एंट्री होती है नेक्स्ट कैरेक्टर की जो कि है पोल्डी। पोल्डी एक फॉर्मर स्लेव था सेथे के साथ में, ये सेथे का फ्रेंड था। अब ये सेथे के साथ में रह रहा है, एज अ कपल ये दोनों रह रहे हैं। तो जो डेनवर है वो काफी परेशान रहती है और पोल्डी के आने के बाद ही जो घोस्ट है वो अचानक से डिसअपियर हो जाता है। कुछ टाइम दोनों रहते हैं, उसके बाद में एक लेडी की एंट्री होती है जिसका नाम है बिलवर्ड। जो बिलवर्ड है वो डेनवर की ही एज की है, उससे कुछ बड़ी है और वो बोलती है सेथे को कि मुझे अपने घर में रहने दो। तो जो सेथे है वो उसे घर में रहने की परमिशन दे देती है। क्यों दे देती है? क्योंकि जो सेथे है उसने पास्ट में जब वो स्लेव थी तो उसने एक अपनी बेटी को मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि जो स्लेवरी की जो परेशानियां थी, जितनी भी मिस ट्रीटमेंट जो था स्लेवरी का, वो सब कुछ सेथे ने सफर किया था और वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी सफर करें, इसलिए उसने अपनी बेटी को मार दिया ताकि वो स्लेव ना बने। तो अब
जो ये लड़की आती है बिलवर्ड, इसको सहते रहने की परमिशन दे देती है क्योंकि जो जिस बेटी को इसने मारा था उसका नाम भी बिलवर्ड था, और जो डेनवर है उसे भी एक कंपेनियन मिल जाएगा, ये सोचकर जो सहते है वो उसे परमिशन दे देती है घर पे रहने की। तो जो बिलवर्ड है वो सहते से काफी अटैच्ड है, उसे घर में हर चीज का पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, सब कुछ उसे पहले से ही पता है, जैसे कि वो वहीं रहती थी। तो जो पोल्डी है उसके साथ में भी उसका जो रिलेशनशिप है वो ये चाहती है कि जैसे सेथी और पोल्डी का रिलेशनशिप है वैसे ही मेरा भी पोल्डी के साथ में हो। तो कुछ समय के बाद पोल्डी को पता चलता है कि जो सेथे है उसने अपनी बेटी का मर्डर किया है एंड सेथे इज अ मर्डरर। तो इससे पोल्डी काफी परेशान हो जाता है, वो सेथे से पूछता है इस बात के बारे में और सेथे एग्री हो जाती है, बोलती है कि हाँ ये सच है। उससे जो पोल्डी है वो काफी परेशान हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद जो सेथे हैं उसकी पूरी अटेंशन बिलवर्ड पर चली जाती है, वो कुछ काम नहीं करती, हमेशा बिलवर्ड के साथ ही रहती है, वो बहुत ज्यादा उसके साथ अटैच्ड हो जाती है, एक ऑब्सेशन हो जाती है उसे बिलवर्ड को लेकर। तो सेथे जो है वो कोई काम नहीं करती, एज अ कुक जो वो काम करती थी वो वहां पर भी नहीं जाती। तो कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता। फिर डेनवर जो है वो घर से बाहर जाती है, कुछ काम ढूंढती है और वहीं से वो एक कंपनी में जाती है जहां पर मिस्टर बॉडविन उसकी हेल्प करते हैं। तो एक दिन मिस्टर बॉडविन जो है वो उनके घर पर आते हैं डेनवर को लेने के लिए। सेठी को ये लगता है कि ये कोई वाइट पीपल है जो मेरे बच्चों को मुझसे अलग करने के लिए आया है, क्योंकि डिप्रेस तो वो होती ही है। तो उसके बाद में वो क्या करती है, एक आइस पिक उठाकर और उसके सिर में मार देती है मिस्टर बॉडविन के। तो किसी तरीके से जो टाउन पीपल हैं वो मिस्टर बॉडविन को बचा लेते हैं। और सेथे जो है जब वो थोड़ी काम डाउन होती है उसके तुरंत बाद जो बिलवर्ड है वो डिसअपियर हो जाती है उस घर से। कुछ दिनों के बाद में पोल्डी उस घर में वापस आता है और वो सेथे को बताता है कि मैं जो था वो गलत था, तुमने सही किया। और जो सेथे है वो बीमार पड़ी है बेड के ऊपर और वो ये बोलती है कि बिलवर्ड जो है वो मेरे लिए सब कुछ थी, मैं बिलवर्ड को मिस कर रही हूँ। पोल्डी सेथे को बोलता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और जो नोवेल है वो एंड हो जाती है ये बोलते बोलते मी आगे क्वेश्चन मार्क। सो दैट वाज अबाउट बिलवर्ड जो कि एक पुलिट्जर प्राइज विनिंग नोवेल है। Now let's move to our next work, which is Jazz. Jazz was published in 1992. Now let's move to the characters. Our first character is Violet, second one is Joe Trace, third one is Dorcas, and fourth one is Alice Manfred, and the fifth one is Felice. वॉयलेट और जो ट्रेस जो है वो हस्बैंड और वाइफ है। डोक्राज एक यंग गर्ल है। एलिस मैनफ्रेड जो है वो डोरकाज की आंट है जिसके पास डोरकाज रहती है। डोरकाज जो है वो एक ऑर्फन गर्ल है। फेलिस डोरकाज की एक फ्रेंड है। वॉयलेट और जो ट्रेस जो है वो अनहैप्पीली मैरिड कपल हैं, अधेड़ उम्र के हैं ये। और जो है वो एक सेल्समैन है जो कि एलिस मैनफ्रेड के यहाँ पर जाता है, उनके ब्यूटी पार्लर में ये अपने ब्यूटी के प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाता है और वहां पर ये मिलता है डोरकाज से। डोरकाज जो है वो काफी अट्रैक्टेड है, हालांकि ये डार्क स्किन्ड है पर फिर भी जो है अट्रैक्टेड फील करता है डोरकाज को लेकर। उसके बाद कुछ दिनों तक जो और डोरकाज जो है वो मिलते हैं, पर कुछ दिनों के बाद जो डोरकाज है वो बोर फील करने लगती है जो के साथ में, और वो घूमती फिरती है अपने किसी यंग फ्रेंड के साथ। तो एक दिन डोरकाज जो है वो पार्टी में जाती है अपने फ्रेंड के साथ में, और जो को पता चल जाता है, जो काफी गुस्से में आता है और उस पार्टी में जाकर डोरकाज को शूट कर देता है और डोरकाज को गोली लगती है उसके कंधे पर जो डोरकाज है, टाउन पीपल जितने भी लोग वहां पर हैं उनके पूछने के बाद भी वो जो का नाम नहीं बताती। तो इस तरीके से जो है वो बच जाता है। अब बात आती है जो वॉयलेट है जो की वाइफ। तो जब डोरकाज की फ्यूनरल सेरेमनी चल रही होती है वहां पर वॉयलेट जाती है एंड शी स्लैशेस अपॉन द फेस ऑफ डोरकाज विद अ नाइफ। तो वहां पर जो टाउन पीपल होते हैं
वो वॉयलेट का नाम रख देते हैं अ वॉयलेंट वुमेन, तो लोग उसे बोलते हैं वॉयलेंट वुमेन। तो उसके बाद में जो वॉयलेट है वो काफी डिप्रेस्ड फील करती है, उसे घोस्ट भी दिखाई देता है डोरकास का। उसके बाद में जो नोवेल है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में चली जाती है। इनके इस नोवेल में इनके पास्ट के बारे में बताया गया है, वॉयलेट के पास्ट के बारे में, जो के पास्ट के बारे में, और उसके बाद में बताया गया है कि किस तरीके से जो वॉयलेट है और एलिस जो है वो एक फ्रेंड बन जाते हैं, एज अ फ्रेंड वो रहते हैं। वॉयलेट जो है वो काफी सारे पक्षियों को लाती है और उन्हें पिंजरे में से उड़ा देती है। सो दैट वाज अबाउट जैज। नाउ let's move to our next work, which is Paradise. Paradise was published in 1997. So let's talk about the summary. In the story there is a town, the name of the town is Ruby. रूबी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो टाउन में लास्ट पर्सन जो जिसकी डेथ हुई है उसका नाम भी रूबी है। और ये जो रूबी टाउन है इसमें एक यूटोपियन कम्युनिटी है जिसमें सभी ब्लैक पीपल रहते हैं। और ये जो यूटोपियन कम्युनिटी है, आई होप यू नो अबाउट यूटोपियन। व्हाट इज यूटोपिया? यूटोपिया होता है परफेक्शन। यूटोपिया जो है वो एक परफेक्ट कम्युनिटी है, एक परफेक्ट सोसाइटी है जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, जहां पर सब कुछ स्मूथली चलता है, तो उसे ही यूटोपियन बोलते हैं। जहां पर कोई करप्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सफरिंग्स नहीं है। तो जो टाउन के लोग हैं, प्रोमिनेंट 9 पीपल हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि जो रूबी टाउन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि अब उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करेंगे। तो वो सॉल्व करने के लिए जब जाते हैं तो जो रेजिडेंट्स हैं उस टाउन के वो बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं। उनके पास में ही एक टाउन है जिसका नाम है कॉन्वेंट, और उस कॉन्वेंट में कुछ लेडीज रहती हैं जो कि रिलीजन चेंज कराती हैं लोगों को किडनैप करके। तो वहां पर कुछ इंडियन गर्ल्स उन्होंने पकड़ी हुई हैं जिनका वो रिलीजन चेंज कराना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो 9 पीपल हैं वहां के उस टाउन के, वो रेड कर देते हैं कॉन्वेंट पे, और वो काफी परेशानियों का सामना करते हैं अपने टाउन की इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो चाहते हैं कि उनका जो ये टाउन है रूबी, वो एक पैराडाइज की तरह हो जाए, मतलब हेवन की तरह से हो जाए, जिसमें कोई प्रॉब्लम, कोई करप्शन, कोई सफरिंग्स ना हो। सो दैट वाज अबाउट पैराडाइज। जो हमारी राइटर है टोनी मॉरिसन, उन्होंने एक कोटेशन भी लिखी है रिगार्डिंग पैराडाइज। इन्होंने लिखा है कि इट हैज बीन मेंशन और सजेस्टेड दैट पैराडाइज विल नॉट बी वेल स्टडीड बिकॉज इट इज अबाउट दिस अनइम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल टॉपिक विच इज रिलीजन। मतलब जो पैराडाइज है वो फेमस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस वर्क में, इस नोवेल में बात की है रिलीजन की, तो उन्हें लगा था कि उन्हें काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी ये वर्क लिखने के बाद। सो that was about Paradise. Now let's move to the next work, which is A Mercy. A Mercy was published in 2008. इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं इस पिक्चर के साथ में ही एक बात बताना चाहती हूँ। जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक लड़की है, एक स्लेव है जिसने की सैंडल्स पहने हुए हैं, और ये काफी बड़े सैंडल हैं। तो इस स्टोरी में एक इंसिडेंट है जिसमें कि ये स्लेव है, इसका नाम है फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस को कहीं से इसका कोई मालिक है जो इसे ये सैंडल्स देता है। ये इसको फिट नहीं होते, मगर फिर भी ये इसमें कुछ फाइबर भरकर और इसे पहन लेती है और काफी खुश होती है, क्योंकि ये हमेशा अपनी मदर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे सैंडल्स चाहिए, पर ये नहीं मिलते इसको। तो जब ये इसको मिलते हैं तो ये काफी खुश होकर घूमती है और इनमें फैब्रिक डालकर ये अपनी साइज के कर लेती है और इनको पहनती है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं अब। लेट्स मूव टू द कैरेक्टर्स। आवर फर्स्ट कैरेक्टर इज जैकब वॉक, सेकंड वन इज रेबेका, थर्ड वन इज फ्लोरेंस, फोर्थ वन इज लीना एंड द अदर वन इज सोरो। तो जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है 4 वुमेन कैरेक्टर्स पे। फर्स्ट है रेबेका, सेकंड फ्लोरेंस, थर्ड लीना एंड फोर्थ इज सोरो। जो जैकब और रेबेका है ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है। जो जैकब है ये एक फार्मर है और ये अपने फार्म पर स्लेव्स को रखता है, उनसे काम करवाता है। तो
ये कहीं पर जाता है अपने एक फ्रेंड के पास में, तो उसका फ्रेंड जैकब से पैसे मांगता है। जैकब मना करता है, पर उसका जो फ्रेंड है वो बोलता है कि तुम मुझे पैसे दे दो और बदले में मेरे यहाँ से कोई स्लेव ले लो। तो जो फ्लोरेंस है ये एक स्लेव है। जो फ्लोरेंस की मदर है वो फ्लोरेंस को भेज देती है जैकब के साथ में। वो बोलती है कि फ्लोरेंस को ले जाओ। क्यों? क्योंकि जो उनका मालिक है वो काफी क्रूअल है और वो नहीं चाहती कि जो मैंने सफर किया है वो फ्लोरेंस भी सफर करे। तो वो इसलिए फ्लोरेंस को भेज देती है जैकब के साथ में। तो अब फ्लोरेंस जो है वो जैकब के साथ में चली जाती है। तो वहां पर जाकर ये जैकब और रेबेका के पास में काम करती है। ये दोनों काफी काइंड होते हैं, जैकब और रेबेका। कुछ समय के बाद जो जैकब है वो स्मॉल पॉक्स एक डिसीज की वजह से मर जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो रेबेका है वो काफी क्रूअल हो जाती है और वहां पर रहते रहते जो फ्लोरेंस है उसकी दो फ्रेंड्स भी बन जाती हैं, लीना और सोरो, जो वहां पर स्लेव्स होती हैं। सोरो जो स्लेव है वो काफी परेशानियों का सामना करती है वहां पर, और जो लीना है वो एक इंटेलेक्चुअल स्लेव है जो हर एक चीज को ध्यान से देखती है, जो फ्लोरेंस और सोरो की काफी हेल्प भी करती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो रेबेका है वो इन पर काफी टॉर्चर करती है जैकब के मरने के बाद। उसके बाद जो रेबेका है उसे भी स्मॉल पॉक्स की डिजीज हो जाती है और वो फ्लोरेंस को भेजती है ब्लैक स्मिथ को लाने के लिए। उसे लगता है कि उसकी जो ये डिजीज है वो एक ब्लैक स्मिथ ठीक कर सकता है। तो फ्लोरेंस जाती है ब्लैक स्मिथ को लाने के लिए। तो जो लीना है वो फ्लोरेंस को मना करती है कि वो एक चीटर है और वो तुम्हें किसी ना किसी परेशानी में डाल देगा, मगर फ्लोरेंस नहीं मानती और वो ब्लैक स्मिथ को लेकर रेबेका के पास आती है। पर जब वो आती है उससे पहले ही जो रेबेका है उसकी डिजीज ठीक हो जाती है। और स्टोरी के लास्ट में जो फ्लोरेंस है उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। वो सोचती है कि उसकी माँ ने भी उसके साथ गलत किया और ब्लैक स्मिथ ने भी उसके साथ में गलत किया, उसे धोखा दिया। और आखिर में उसकी जो माँ है फ्लोरेंस की, वो सॉरी फील करती है अपनी बेटी के लिए कि मैंने उसे भेज दिया मगर वो मजबूर थी। तो यहीं से एंड होती है ये स्टोरी जिसका नाम है पैराडाइज। नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर वर्क विच इज एन essay written by Toni Morrison. It is Playing in the Dark, Whiteness and the Literary Imagination. It was published in 1992. It is a series of lectures delivered at Harvard University. So that's it for today. We will meet in our next video lecture. Till then, have a nice day. Stay tuned to pavitraacademy.com.